नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, मैं धर्मवीर यादव आप सभी को अध्ययन करवा रहा हूं वर्तमान समय में भारतीय इतिहास का। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम जानते हैं कि तीन पोर्शन होते हैं, तीन भाग होते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जिसमें से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या शुरू किया है, आधुनिक इतिहास को शुरू किया है प्यारे साथियों। ठीक है, जी हाँ। तो आधुनिक इतिहास में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन, उसी चैप्टर का आज ये दूसरा वीडियो है और अंतिम वीडियो भी है। ठीक है, यानी यूरोपीय कंपनी को का जो भारत में आगमन, इसको दो वीडियो हम लोग खत्म कर रहे हैं। आज यह है दूसरा वीडियो है। और जो पहला वीडियो है उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्यारे बच्चे। ठीक है, जी हाँ। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्लास को शुरू करने से पहले आपको यहाँ से जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलता जाऊंगा आप वैसे नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आपके पास अगर समय कम है तो कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे जिस प्रकार से आपको एकदम कहानी के माध्यम से समझाऊंगा आपके दिमाग में छाप दूंगा। ठीक, रह गई बात नोट्स की, तो देखिए नोट्स हमारे पास है। ठीक है, नोट्स हमारे पास है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी नोट्स से लिखा हुआ है। ये सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे नोट्स आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको रोज की जो कक्षाएं होती हैं उनकी पीडीएफ भेज दिए जाते हैं, उनके जो नोट्स होते हैं भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो कल मैंने पढ़ाया था उसका भी नोट्स भेजा जा चुका है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप वैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 7897725926। ठीक है, इसी नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जिस क्लास का पीडीएफ चाहिए आपको प्राप्त उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने वीडियो पर, अपने चैप्टर पर। ठीक, ध्यान दीजिएगा प्यारे। देखिए, हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का जब भारत में आगमन पढ़ा था तो पहले चैप्टर में हमने बताया था कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई थी, तो व्यापार करने के लिए आई थी। कितनी कंपनियां आई थी, तो टोटल 6 थी, हालांकि 3-4 के बारे में हमको केवल पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आई थी पुर्तगाली 1498 में, जिसने अपना पहली फैक्ट्री बनाया 1503 में। ठीक, 1498 में आती है, 1503 में अपनी फैक्ट्री बनाती है। उसके बाद आता है डच, और जब डच आते हैं तो ये 1596 ईस्वी में आते हैं, और 1605 ईस्वी में अपना क्या करते हैं, कारखाना बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1605 ईस्वी में। ध्यान दीजिए बच्चे, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने शायद 1505 करवा दिया है, आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ। तो जो डच आए थे तो कब आए थे, 1596 में, लेकिन अपना जो पहला फैक्ट्री स्थापित किए थे भारत में, कब स्थापित किए थे, 1605 ईस्वी में किए थे। कहाँ किए थे, मसूली पट्टनम में किए थे। ठीक, इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे अंग्रेज, जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, जी हाँ। ये अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, तो सूरत में सबसे पहले 1608 में करते हैं। ठीक, फिर 1611 मसूलीपट्टनम में, फिर 1613 में जहां सूरत किए रहते हैं वहीं पर फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे की जो कहानी अभी मैं समझा रहा हूं। उसके बाद आते हैं आपके कौन हो गए, पुर्तगाली हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके डेनिस, यानी डेनमार्क वाले। ठीक है, ये आते हैं 1616 में, और 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी आते हैं 1664 ईस्वी में भारत में, और 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना खोलते हैं। तो ये हो गया इनके आने का क्रम। अच्छा, अंतिम में सबसे कौन आता है, स्वीडिश आता है। ठीक है, अगर आपसे कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में सबसे अंतिम में कौन आया था, तो स्वीडिश कंपनी आई थी। ठीक है, ये कहाँ के थे, स्वीडन के। ठीक है, ये यूरोप का एक देश है स्वीडन। ठीक, और सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आया था, तो कौन आया था प्यारे, तो आया था वो पुर्तगाली। ठीक, भारत के लिए समुद्री समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ने। भाई वास्को डिगामा ही तो पहली बार भारत आया था, 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। जी हाँ। तो पिछले वीडियो हमने डच को, सॉरी पुर्तगालियों को, हाँ पुर्तगालियों को और डचों के बारे में पूरा पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आज की वीडियो हम लोग समझेंगे अंग्रेज को और फ्रांसीसी को। ठीक है, थोड़ा सा डेनिस को भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है थोड़ा बहुत प्रश्न। ठीक है, तो जो पूछ सकते हैं हम उसको लेके चलेंगे। फिलहाल फोकस करते हैं किस पर, अंग्रेजों पर। ठीक है, जो हमारे यहाँ 1947 से गए। ठीक है, जी हाँ। तो प्यारे, आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर 1599 को, कब, 1 सितंबर 1599 को ब्रिटेन में एक कंपनी बनती है। क्या बनती है,
ब्रिटेन में एक कंपनी बनती है जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम बहुत बड़ा है, उसको आपसे पूछता भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जो कंपनी बनती है ब्रिटेन में उसका नाम क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जो भी कंपनी यूरोप में बन रही थी वो पूरब की तरफ व्यापार करने जा रही थी, ठीक है। मैंने आपको कल मैप में समझाया भी था, आप लोगों को क्लास जरूर देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जी हाँ, तो ये हो गया। और अगर हम आपसे बात करें कि भाई हाँ देखो ब्रिटेन में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत आने के लिए इसको, उस समय ब्रिटेन की महारानी थी रानी एलिजाबेथ, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को क्या किया, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा। कब भेजा, 1600 को, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को, डेट याद रखिएगा, ठीक है। जब रानी एलिजाबेथ ने भेजा तो इस कंपनी को इन्होंने एकाधिकार दिया, कितने वर्ष का, 15 वर्ष का। एकाधिकार का मतलब है कि ब्रिटेन से केवल यही कंपनी जाएगी और कितने वर्ष तक का पूरा व्यापार कर सकती है, 15 वर्ष तक, ठीक है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, कब आई थी, 31 दिसंबर 1600 को आई थी। किसने भेजा था, रानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, इनको एकाधिकार दिया था, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, कि भैया जाओ, मतलब जो कंपनी आ रही है वो कंपनी भारत में कितने वर्षों तक व्यापार कर सकती थी, 15 वर्षों तक केवल वही कंपनी आएगी ब्रिटेन से, ब्रिटेन से इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं आ सकती, ठीक है। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि भैया पूर्ण रूप से एक ही का अधिकार हो, जी हाँ, ठीक है। जी हाँ, अब जब इतना हो जाता है तो समय बदलता है और जो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के महारानी थी, इनके स्थान पे कौन आ जाते हैं, जेम्स प्रथम आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, जेम्स प्रथम आ जाते हैं। जेम्स प्रथम कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए भारत में, देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, जिस समय यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी उस समय भारत में मुगलों का शासन था। किसका, मुगलों का, मुगल काल, ठीक है। तो जब मुगलों का शासन काल था तो जब ये जेम्स प्रथम जो है ना, ये किसको भेजते हैं, 1608 ईस्वी में अपना एक दूत भेजते हैं। दूत के रूप में किसको भेजते हैं, तो कैप्टन हाकिंस को भेजते हैं प्यारे। किसको भेजते हैं, कैप्टन हाकिंस को। देखिए एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे, पूरा पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा यहीं पे, ठीक है ना। तो जेम्स प्रथम ने अपने दूत के रूप में 1608 ईस्वी में कैप्टन हाकिंस को भेजा, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। जब कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, किस लिए, कुछ विशेषाधिकार के लिए, अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए, जी हाँ। तो जब कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, कैप्टन हाकिंस जब भारत में आता है तो सबसे पहले कहां उतरता है, तो सबसे पहले हेक्टर नामक जहाज से आता है तो सूरत बंदरगाह पे उतरता है। कहां पे, हेक्टर बंदरगाह से आता है, सॉरी हेक्टर नामक जहाज से आता है और सूरत बंदरगाह पे उतरता है। फिर उसके बाद कहां जाता है, जहांगीर के दरबार में जाता है। और जब यह जहांगीर के दरबार में जाता है तो किस भाषा में बात करता है, फारसी भाषा में। चूंकि है अंग्रेज लेकिन मुगल शासक के सामने किस भाषा में बात कर रहा है, फारसी भाषा में बात कर रहा है बच्चे। अब जब फारसी भाषा में बात कर रहा था तो मुगल शासक कौन था, जहांगीर। ये काफी प्रसन्न होता है कि भाई एक इंग्लिश होकर के फारसी में बात कर रहा है। तो मुगल शासक जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया, एक प्रकार का उपहार था, ठीक है। 400 का मनसब दिया और खान की उपाधि दी। कौन सी खान, तो इंग्लिश खान की उपाधि दी। कैसा बच्चे, इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसने दिया, जहांगीर ने दिया, ठीक है। जी हाँ, तो 400 का मनसब दिया और तथा साथ ही साथ खान की उपाधि दी। किसको दिया, कैप्टन हाकिंस को दिया। किसने दिया, जहांगीर ने दिया, ठीक है। जी हाँ, अच्छा उपाधि तो दिया लेकिन जहांगीर ने इसके साथ ही साथ कैप्टन हाकिंस को अनुमति भी दे दिया, ठीक है। किस लिए अनुमति दे दिया, सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। किसके लिए, सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए कैप्टन हाकिंस ने सॉरी सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को अनुमति दे दिया। अब यानी कि अंग्रेज क्या कर सकते थे, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा सकते थे। तो 1608 ईस्वी में, कब प्यारे, 1608 ईस्वी में अंग्रेज क्या करते हैं, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। लेकिन वो जो फैक्ट्री होती है अस्थायी रूप से ही लग पाती है, यानी पूरी बन नहीं पाते, ठीक है। उसका जो कार्य होता है अधूरे पर ही रहता है। तब तक इधर से क्या होता है, आपको पता है कि पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले ही आए थे। तो ये जो पुर्तगाली था, पुर्तगालियों का दबदबा बन चुका था भारत में। क्योंकि पुर्तगाली जो है कि 1498 में ही आए थे, यानी कि लगभग 1500 में, और अंग्रेज आते हैं 1600 में, यानी 100 साल पहले ही पुर्तगाली आ चुके थे। तो भारत में पुर्तगालियों क्या था, दबदबा था। तो जो पुर्तगाली भारत में थे, इन्होंने किसके ऊपर दबाव बनाया, जहांगीर के ऊपर दबाव बनाया, उनको बहकाया कि ये जो आए हैं लूटने आए हैं भारत को, ठीक है। तब जहांगीर क्या करता है,
जहांगीर अब अपना जो अनुमति दिया रहता है फैक्ट्री बनाने के लिए अंग्रेजों को, अनुमति को ही वापस ले लेता है। कहता भैया कि आप फैक्ट्री नहीं बना सकते हैं सूरत में, ठीक है। अब अंग्रेज जब विवश हो जाते हैं भैया कि नहीं बना सकते हैं, तो अंग्रेज 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में क्या करते हैं, एक अपना फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था वो मुगलों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था। तो जब अंग्रेज आते हैं तो अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित करते हैं, तो पहली बात तो 1608 में सूरत में स्थापित करते हैं, लेकिन वो अस्थायी कारखाना था, ये भी ध्यान रखिएगा। कई जगह आपको देखने को अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ठीक है। 1608 में आता है, और 1608 में जब अनुमति यहाँ से प्राप्त करता है तो क्या करता है, फैक्ट्री बनाना चालू कर देता है सूरत में। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव की वजह से आकर के जहांगीर क्या करता है, अपनी अनुमति को वापस लेता है, और जब अनुमति वापस लेता है तो फैक्ट्री जो होती है उसी पर रुक जाता है, नहीं बनता, ठीक। तब अंग्रेजों को विवश होकर के 1611 ईस्वी में कहा जाना पड़ता है प्यारे बच्चे, यह चला गया दक्षिण भारत के क्षेत्र मसूलीपट्टनम में, ठीक है। और मसूलीपट्टनम क्या करता है, अपना फैक्ट्री स्थापित करता है, ठीक। जी हाँ, पुनः 1613 ईस्वी में फिर से 1613 ईस्वी में अनुमति प्राप्त फिर से हो जाती है। यानी कि 1613 ईस्वी में जहांगीर ने क्या किया, फिर से अंग्रेजों को अनुमति दे दिया कि जाओ यार तुम लोग बना ही लो, ठीक है। यानी कि जहांगीर ने पहले तो 1608 में अनुमति दिया, फिर मना कर दिया अंग्रेज पुर्तगालियों के दबाव में आकर, लेकिन और फिर उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, 1611 मसूलीपट्टनम में बना लिए। लेकिन उसके बाद 1613 का जब समय आता तो 1613 के समय में जहांगीर ने अंग्रेजों को फिर से क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। किस चीज के लिए, कि जाओ भैया आप अपना फैक्ट्री बना लो, कहां पे, सूरत में, ठीक है। तो जब 1613 में पुनः अनुमति प्राप्त हो जाती है तो अंग्रेज 1613 में क्या करते हैं भैया, सूरत में क्या करते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं। और इस बार जो सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं ये ये अस्थाई फैक्ट्री बनाते हैं। यानी कि अंग्रेज जो 1613 ईस्वी में फैक्ट्री बना रहे हैं सूरत में, ये अस्थाई फैक्ट्री बन गया। 1608 में क्या था, अस्थाई फैक्ट्री था, ठीक। 1613 में अस्थाई फैक्ट्री हो गया, ठीक। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो 1611 में मसूलीपट्टनम में बना था ना, ये भी अस्थाई फैक्ट्री ही था, ठीक है। जी हाँ, ध्यान रखना। अब 1615 में एक दूसरा दूत बन के आता है, कौन, टॉमस रो। 1615 में एक दूसरा मतलब महान व्यक्ति आता है, महान क्या कहें, ठीक है, अंग्रेज था। तो ये टॉमस रो आता है किसके दरबार में, ये भी किसके दरबार में आता है, ये भी जहांगीर के दरबार में आता है, कुछ विशेषाधिकार के लिए, ठीक है। तो जहांगीर इसको क्या करता है, जिस उद्देश्य से आता है इसका उद्देश्य की पूर्ति कर देता है, यानी कि विशेषाधिकार टॉमस रो को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जी हाँ, यहां तक तो हो गया। उसके बाद प्यारे 1632 ईस्वी का जब समय आता है, देखिए मैं आपको ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे इतर आपसे इवन पीसीएस परीक्षा में भी जल्दी नहीं पूछा जाता। जितना मैं बता रहा हूं इतना पर्याप्त आपके पुलिस के लिए, अगर एसएससी वाले देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। जी हाँ, तो प्यारे अब 1632 का समय आता है, तो 1632 का समय में गोलकुंडा राज्य से क्या होता है, इनको सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। किसको सुनहरा फरमान प्राप्त होता है, अंग्रेजों को प्यारे, ठीक है। जी हाँ, तो जब 1632 ईस्वी में गोलकुंडा राज्य से क्या होता है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। सुनहरा फरमान का मतलब ये था, गोलकुंडा कहाँ है भैया, दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, भारत के दक्षिणी हिस्से में है। यहाँ पे जब सुनहरा फरमान प्राप्त होता है, सुनहरा फरमान प्राप्त होने का मतलब यह है कि जो गोलकुंडा राज्य का शासक था इसने अंग्रेजों को आमंत्रित किया, ठीक है, और कहा कि भैया आइए हमारे यहाँ क्या करिए, मुक्त व्यापार कीजिए, ठीक है। यानी कि अब भाई जहाँ पे मुक्त मिलेगा भाई वहां तो भाई है ना, सुनहरा ही है भाई, सोने पे सुहागा ही है, यही हम लोग कहते हैं ना भाई, यहाँ एकदम फ्री मिल गया, ये तो सोने पे सुहागा है, ठीक। जी हाँ, तो 1632 में गोलकुंडा राज्य के द्वारा अंग्रेजों को क्या प्राप्त होता है, सुनहरा फरमान प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से गोलकुंडा राज्य में एकदम तो यानी कि स्वतंत्र व्यापार करने को किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को, ठीक। जी हाँ, फिर आता है 1639 का समय। तो 1639 के समय में एक अंग्रेज है जिसका नाम है फ्रांसिस डे। क्या है, 1639 ईस्वी में एक अंग्रेज है जिसका नाम है फ्रांसिस डे। यह चंद्रगिरी के राजा से, कहां के राजा से, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी कहां है प्यारे, तो चंद्रगिरी है बंगाल में, कहां है, बंगाल में, ठीक है। तो 1639 ईस्वी में ये जो फ्रांसिस डे है चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पे ले लेता है। किसको, मद्रास को पट्टे पे लेता है। मद्रास यानी वर्तमान का तमिलनाडु वाला हिस्सा, ठीक है। जी हाँ प्यारे, तो फ्रांसिस डे जो है 1639 में क्या करता है, चंद्रगिरी के शासक से क्या करता है,
मद्रास को पट्टे पर ले लेता है। मद्रास को पट्टे पर लेने से मतलब ये बच्चे कि जैसे हम लोग अगर कोई चीज गिरवी रखते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है कि कोई चीज गिरवी पे रखना है, ठीक है, जब हम गिरवी पे रखते हैं तो उसके बदले कुछ पैसे लेते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो फ्रांसिस डे था, यह चंद्रगिरी के शासक को कुछ पैसे दे करके क्या करता है, मद्रास नगर को, सॉरी मद्रास जो स्थान था, ठीक है, इसको क्या करता है, ले लेता है पट्टे पर, ठीक है जी हाँ। और जब पट्टे पर ले लेता है तो 1640 ईस्वी में मद्रास जो पट्टा था, यानी कि जो मद्रास स्थान था, उसको नगर के रूप में बसाया गया। किस रूप में, नगर के रूप में। और यह क्या हो गया, मद्रास नगर के नाम से जाना लगा, ठीक है जी हाँ। तो 1639 में फ्रांसिस डे ने क्या प्राप्त किया, मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया, और 1640 में क्या किया, मद्रास नगर को बसा दिया गया प्यारे, ठीक है, इतना क्लियर है, वेरी गुड। आगे ध्यान दीजिएगा, अब मद्रास नगर यहाँ पे बसा दिया गया है। अब इसके बाद जो अगली घटना है 1651 की है। 1651 ईस्वी में हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं, कौन, अंग्रेज। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिशों द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगाई गई, तो 1651 ईस्वी में लगाया गया, ठीक है। 1651 ईस्वी में ब्रिटिशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई जाती, कहां पे, हुगली में लगाया जाता है। पहले कहां पे लगाया जाता है, हुगली में लगाया जाता है, जी हाँ, ठीक है, ठीक है प्यारे, हाँ। तो हुगली में क्या लगाया जाता है, 1651 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगाया जाता है, ठीक है, किस क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में, क्लियर, जी हाँ। फिर उसके बाद आता है 1661 का समय प्यारे। अब 1661 के समय में पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। क्या नाम था, कैथरीन ब्रिगेंजा। पुर्तगाल की ये जो राजकुमारी थी, यानी कि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह किससे कर दिया, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। यानी ये जो चार्ल्स द्वितीय थे, ये कहाँ के थे, तो ये ब्रिटेन के थे प्यारे, कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो 1661 ईस्वी में कैथरीन ब्रिगेंजा का जो विवाह होता है, किससे हो जाता है, चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। और ये चार्ल्स द्वितीय कौन थे, तो ये ब्रिटेन के राजा थे, कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के राजा। अब भाई पूरे ब्रिटेन के राजा थे, तो भैया कैथरीन ब्रिगेंजा भी क्या थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। इन दोनों क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ध्यान रखना, ये चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन में है और कैथरीन कहाँ है, पुर्तगाल में है। इन दोनों का वहां पे शादी हो रहा है, लेकिन दहेज कहाँ दिया जा रहा है, भारत में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भाई कैथरीन ब्रिगेंजा और चार्ल्स द्वितीय का क्या होता है, विवाह होता है, लेकिन दहेज में चार्ल्स द्वितीय को क्या प्राप्त होता है, बंबई। बंबई कौन देता है, पुर्तगाली देते हैं। क्योंकि ये जो कैथरीन ब्रिगेंजा थी, ये किसकी राजकुमारी थी, या फिर कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये थी पुर्तगालियों की राजकुमारी, ठीक है, यानी कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा। अभी ब्रिटेन में शादी होता है इनसे, किससे, चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार से। तो भैया इनको दहेज देना था, तो ये लोग क्या करते हैं, भारत में दहेज देते हैं, किसको, बंबई द्वीप को, जी हाँ, हमारा आज का बंबई, जिसको हम लोग मुंबई शहर कहते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी हमारे भारत का एक तरह से कहें तो, ठीक है, उसी को। तो ये जो बंबई था, बंबई को दहेज में दे दिया गया, किसको, चार्ल्स द्वितीय को। किसने दिया, तो पुर्तगालियों ने दिया, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय को क्या मिल गया, बंबई द्वीप दहेज में मिल गया। अब भाई चार्ल्स द्वितीय जो है, ब्रिटेन से बंबई में आके थोड़ी यहाँ पे मतलब मसाला बेचने आएगा, ठीक है भाई, राजकुमार है, राजा है, तो इसने क्या किया, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड किराए पर किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। यानी कि ये जो बंबई द्वीप इसको दहेज में मिला था, इसको 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने किसको दे दिया, तो कंपनी को दे दिया। कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। कंपनी को क्या फ्री में दिया था, नहीं भाई, बिल्कुल फ्री में नहीं दिया था, 10 पाउंड किराए पर दिया था, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, ठीक है। यानी कि कंपनी को दिया तो कंपनी से एक साल में कितना लेगा, 10 पाउंड लेगा, ठीक है, कितना लेगा, 10 पाउंड लेगा। यानी कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई को किसको दे दिया इसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ले जाओ भैया, तुम लोग यहीं पे राज करो, अपना करते रहो, हमसे क्या मतलब, व्यापार करो, कुछ भी करो, हमको 10 पाउंड चाहिए भैया, तो चाहिए, ठीक, जी हाँ। अब जब बंबई आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, तो बंबई का जो गवर्नर था उसका नाम था गैरोल्ड आंगियर। क्या था, गैरोल्ड आंगियर। अब इस गैरोल्ड आंगियर ने बंबई शहर बसाया। क्या बसाया, बंबई शहर बसाया। बहुत ध्यान समझने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ पे मद्रास नगर कब बसाया गया था, 1640 में, किसके द्वारा, फ्रांसिस डे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे गैरोल्ड आंगियर ने क्या बसा दिया,
बंबई शहर, बंबई शहर वही लगभग 1668 के समय की बात है, क्योंकि 1668 में प्राप्त होता है कंपनी को बंबई। ठीक है, कौन देता है? तो चार्ल्स द्वितीय देते हैं। चार्ल्स द्वितीय कहां से प्राप्त हुआ था? तो उनको दहेज में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब बंबई शहर क्या हो जाता है भाई? स्थापना हो जाता है। क्लियर? फिर 1686 ईस्वी में, अगले पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट नोट कर सकते हैं कि 1686 ईस्वी में पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ। किसका? मुगलों से संघर्ष हुआ अंग्रेजों का। और उसमें मुगल शासक कौन था? तो उस समय था मुगल शासक मतलब औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या किया? हुगली से, बंगाल में, ये लोग इनसे जो मुकाबला हुआ था मुगलों से, कहां हुआ था? हुगली में। तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से, पूरे हुगली से ही भगा दिया। चल भट, हाँ निकलो जल्दी वहां से हटो। ठीक है, जी हाँ। तो प्यारे ध्यान दीजिएगा, 1668 में क्या होता है? 10 पाउंड किराए पर दे दिया जाता है बंबई कंपनी को। कंपनी का जो गवर्नर था बंबई का, कंपनी ने बंबई का जो गवर्नर था गैरोल्ड आगिर, इसने क्या किया? बंबई शहर बसा दिया। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है भाई कि बंबई शहर किसने बसाया? तो गैरोल्ड आगिर ने बसाया। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुगलों का, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों का मुगलों से पहली बार संघर्ष कब हुआ? तो 1686 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ था? हुगली में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक है, जी हाँ, इतनी चीजें क्लियर है। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो हम इधर पे आए। ठीक है, ये बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 1686 में पहली बार क्या होता है? और औरंगजेब से क्या हो जाता है प्यारे? संघर्ष होता है, जिसमें औरंगजेब क्या करता है? सबको भगा देता है वहां से। फिर उसके बाद 1687 का दौर आता है। तो 1687 के दौर में जो कंपनी का मुख्यालय था, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है सूरत से कहां लाया गया? बंबई लाया गया प्यारे। कहां लाया गया? सूरत से बंबई लेकर के चला आया गया। ठीक है, जी हाँ, 1687 में। फिर अगला पॉइंट नोट करिएगा कि 1690 के समय में बंगाल का नवाब था इब्राहिम खां। कौन था? इब्राहिम खां। तो इब्राहिम खां से जाब चारनाक एक व्यक्ति है। ठीक है, एक अंग्रेज था। ठीक है, ये क्या करता है? मतलब कि जो जाब चारनाक है, ये बंगाल के नवाब इब्राहिम खां से एक गांव प्राप्त करता है, सुतानाती। और इस सुतानाती गांव में क्या करता है? अंग्रेजों की एक फैक्ट्री लगाता है। कहां पे? सुतानाती गांव में। कहां पे प्यारे? बंगाल के सुतानाती में। किसने फैक्ट्री लगाया? तो जाब चारनाक ने। जाब चारनाक कौन था? तो अंग्रेज था। ठीक है, इसको अनुमति किसने दिया फैक्ट्री लगाने का? तो इब्राहिम खान ने दिया। इब्राहिम खान कौन था उस समय? तो ये बंगाल का नवाब था प्यारे। ठीक है, जी हाँ, किस समय? 1690 की बात हो रही है, 1690 के समय की बात हो रही है। ठीक है, जी हाँ। अब जब 1690 में बंगाल में, या फिर बंगाल के सुतानाती में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित हो गई प्यारे, तो सुतानाती के किलेबंदी इन्होंने कब कर दिया? 1696 में, यानी कि सुरक्षा के लिए। ठीक है, 1696 में अंग्रेजों ने क्या किया? सुतानाती का किला बंदी कर दिया। और 1697 इस किलेबंद कोठी का नाम क्या रख दिया गया? फोर्ट विलियम। क्या रखा गया? फोर्ट विलियम। जी हाँ मेरे प्यारे, वही कलकत्ता वाला फोर्ट विलियम, जिसको हम लोग कहते भैया फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं ना। नाम सुने होंगे, आपसे पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कलकत्ता में है। ठीक है, जी हाँ। तो इसका जो फोर्ट विलियम में पहले क्या था? तो सुतानाती गांव था, जिसको किलेबंदी किया गया। और वर्तमान में क्या कर दिया गया? उसका नाम फोर्ट विलियम कर दिया गया। नाम कब रखा गया? तो 1697 रखा गया था प्यारे। ठीक है, एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि जो फोर्ट विलियम था, इसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? तो पहला प्रेसिडेंट बना था चार्ल्स आयर। कौन बना था प्यारे? चार्ल्स आयर बना था। कहाँ का? फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट। ठीक है, जी हाँ। अब अगर अगले पॉइंट में आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि बंगाल का नवाब अजीमुस्सान। कौन? अजीमुस्सान, यानी कुछ समय बाद की बात है। ठीक है, कुछ समय बाद की बात है। ठीक है, तो देखिए 1690 में कौन था बंगाल का नवाब? इब्राहिम खां था। लेकिन काफी साल बीत जाते हैं, तो जब बंगाल का नवाब उसमें कौन हो जाता है? अजीमुस्सान हो जाता है। तो अजीमुस्सान क्या करता है? सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे। कौन कौन? कालीकाता, सुतानाती और गोविंदपुरम, ये 3 गांव की जो जमींदारी थी इसने अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों का मतलब उसमें जाब चारनाक था, जाब चारनाक को दे दिया। और जाब चारनाक ने क्या किया? इन्हीं तीनों गांव को मिला करके क्या बना दिया? वर्तमान का कलकत्ता शहर बना दिया प्यारे। क्या बना दिया? कलकत्ता शहर। आपसे पूछा जाता है कि कितने गांव को मिला करके कलकत्ता शहर बनाया गया? तो 3 गांव को। अगर आपसे पूछा जा सकता है बताइए निम्नलिखित में से कलकत्ता शहर में कौन सा गांव सम्मिलित नहीं था? तो उस समय के हिसाब से ये 3 थे। चौथा
नहीं रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता शहर किसने बसाया, तो जाब चारनाक ने बसाया। बंबई किसने बसाया, गेराल्ड आंगियर ने बसाया। और मद्रास किसने बसाया, फ्रांसिस डे ने बसाया। ठीक है, मद्रास कब बसाया गया था, 1640 में। 1686 में बंबई, और यहाँ पे लगभग 1697-98 बात है, कौन बसाया गया, कलकत्ता शहर बसाया गया प्यारे। कौन सा बसाया गया, कलकत्ता शहर बसाया गया। ठीक है, जी हाँ। अब ये जो कलकत्ता शहर है, इसको एक प्रेसिडेंसी नगर कब घोषित किया गया था, तो 1770 में। ठीक है, उसके बाद अभी जो कलकत्ता शहर बनाया गया, चूंकि उसमें बंगाल क्या होता था, बड़ा ही फेमस था मुगलों के लिए। ठीक है, चूंकि ऊपर का हिस्सा था तो बड़ा प्रसिद्ध जगह था, वहां से व्यापार बहुत तगड़ा होता था, ज्यादा होता था। तो ये जो कलकत्ता शहर है प्यारे, जब कलकत्ता का स्थापना हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी जो राजधानी है कहाँ लेकर चले आए, कलकत्ता लेके चले आए। कब लेके आए थे, 1774 में। यानी जो ब्रिटिश थे, अपनी राजधानी कहाँ बनाई, पहले तो सूरत था, सूरत से कहाँ लेके चले गए, बंबई। कब चले गए, 1687 ईस्वी में। यहाँ मैंने मेंशन किया होगा, यहाँ पे 1687 में अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, सूरत से बंबई लेके चले गए। लेकिन जल्दी ही बंबई से लेकर के कहाँ चले आए, कलकत्ता शहर। कब लेके आए, 1774 में। अब जब ये 1774 में कलकत्ता में अपना मुख्यालय लेके आते हैं, अपना राजधानी लेकर के आते हैं, तो कलकत्ता जो है ब्रिटिश भारत की जो राजधानी कब तक रही, 1711 तक। ठीक है, एक सेकंड प्यारे, 1774 से 1711 थोड़ी 1911 रहेगा मेरी जान। ठीक है, कब तक रहेगा प्यारे, 1911। ठीक है मेरी जान, बात समझ रहे हैं, तो कब तक रहेगा, 1911 तक। और 1911 में आपको, आप लोग जानते हैं कि आता है जॉर्ज पंचम और दिल्ली दरबार लगता है। तो प्यारे, दिल्ली दरबार जब लगता है, उसी समय 1912 में जो भारत की राजधानी है कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित हो जाती है, दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब कलकत्ता शहर का स्थापना करता है जाब चारनाक, तो 1774 से लेकर के 1911 तक क्या होता है, यह ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रहती है। और 1911 के बाद 1912 में जो ब्रिटिश की राजधानी होती है, यानी ब्रिटिश भारत की राजधानी होती है, वह कलकत्ता से कहाँ चला आता है, दिल्ली चला आता है प्यारे। ठीक है, जी हाँ, आगे बात करेंगे। अब देखिए, 3 महत्वपूर्ण शहर की स्थापना हो चुकी थी। कौन कौन सा, एक तो मद्रास, दूसरा बंबई, और तीसरा कलकत्ता। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो जो ब्रिटिश सत्ता थे, ब्रिटिश सत्ता के पास 3 केंद्र स्थापित हो चुके थे। 3 ये बड़े मुख्य केंद्र थे। ठीक है, जिसका नाम क्या था, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। क्या था प्यारे, मद्रास था, बंबई था और कलकत्ता था। यही तीनों जो सत्ता के केंद्र है, आगे जाके 3 प्रेसिडेंसियों में विकसित होते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। आपने नाम सुना होगा, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जी हाँ, आगे जैसे जैसे हम आते जाएंगे, आपको सारे कंसेप्ट और सारी चीजों को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, अगर पढ़े है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अभी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हुए लेकर के चल रहा हूं। आप चाहें तो टू द पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनने वाला है। जी हाँ, मेरी श्योर गारंटी इससे बाहर नहीं बनने वाला है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पिछले वर्षों के पेपर को उठा लीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जो मैं करवा रहा हूं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे मैं आपको ऑप्शनल करवाऊंगा, यानी कि प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगा। पहले इसको हम कंप्लीट करवा लें। ठीक है, जी हाँ। अब क्या है कि भैया, इसके 3 केंद्र है, सत्ता के 3 केंद्र हो गए, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। ठीक है, सत्ता के 3 केंद्र हो जाते प्यारे। अब उसके बाद आता है समय 1717 का। कब आता है, 1717 का। तो 1717 में ध्यान रखना, फिर एक ब्रिटिश व्यक्ति आता है जिसका नाम है जॉन सुरमन। क्या नाम है, जॉन सुरमन, कहीं कहीं इसको सुमरन भी कहते हैं। तो जॉन जो सुरमन है, जॉन सुरमन जो है, ये आता है मुगल शासक फर्रुख हसीर के दरबार में। किसके दरबार में, मुगल शासक फर्रुख हसीर के दरबार में, कुछ अन्य विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में कौन आया था, कैप्टन हाकिंस आया था और टॉमस रो आया था। और फर्रुख हसीर के दरबार में कौन आता है, जॉन सुरमन आता है। और सबके आने का कोई कोई मकसद था, एक तरह से विशेषाधिकारी कह सकते हैं। जब कैप्टन हाकिंस आया तो कंपनी स्थापित करने के लिए आया, और ये टॉमस रो आया तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आया। ठीक है, जॉन सुरमन आया तो ये भी व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी कि और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए आया। तो जब जॉन सुरमन आया था फर्रुख हसीर के दरबार में, तो जॉन सुरमन के साथ एक चिकित्सक भी आया था जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन नामक चिकित्सक भी साथ लेकर के आया था। कौन, जॉन सुरमन। और ये जो जॉन सुरमन है, जानबूझ करके हैमिल्टन नामक चिकित्सक को लाया था, क्योंकि इसको पहले से ही पता था। ठीक है,
फर्रुख हसीर को एक बड़ी बीमारी थी जो कि बहुत दर्दनाक घाव था, ठीक है। वह दर्दनाक घाव ठीक हो नहीं रहा था, तो इसने क्या किया, हैमिल्टन ने क्या किया, बिना बहुत ज्यादा इसको जोखिम में नहीं उठाना पड़ा और इसका जो बहुत दर्दनाक घाव था, इसको दर्दनाक घाव से मुक्ति दिला दिया, यानी कि उसका घाव जो है ठीक कर दिया। भाई कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, फर्रुख हसीर के लिए भी वही लागू हुआ। फर्रुख हसीर क्या करता है, यह जब इसका घाव ठीक हो जाता है, घाव से मुक्ति मिल जाती है, तो ये बहुत प्रसन्न होता है और प्रसन्न होने के बाद क्या करता है, अंग्रेजों को विशेषाधिकार दे देता है। क्या करता है, अंग्रेजों को विशेषाधिकार दे देता है, कहता लेके जाओ भाई, ले जाओ, ठीक है, क्या क्या चाहिए। तो इसने क्या किया, 3 विशेषाधिकार मुख्य रूप से दिए थे जो कि आपसे पूछे जाते हैं। पहला विशेषाधिकार यह था फर्रुख हसीर के समय में, किसने 3000 रुपए एक मुश्त भुगतान के स्थान पर, यानी कि एक बार में आप 3000 भुगतान करिए, उसके बाद आप क्या कर सकते थे, पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। क्या कर सकते थे, कर मुक्त व्यापार, यानी जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको अधिकार मिल गया व्यापार करने का, भी कैसा, कर मुक्त, केवल 3000 एक बार व्यापार भुगतान करने पर। कहां पर, बंगाल में, यानी 3000 अगर एक बार भुगतान कर रहे हैं तो उसके बाद पूरे बंगाल में कर मुक्त क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, कहीं भी कर नहीं देना था, ठीक। दूसरा विशेषाधिकार यह था कि 10,000 भुगतान अगर करते हैं आप, तो आप सूरत में भी क्या करिए, कर मुक्त व्यापार करिए, और अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। तो 10,000 एक मुश्त क्या किए इन्होंने, भुगतान करके सूरत में भी क्या करना चालू कर दिया, व्यापार करना चालू कर दिया। उसके साथ इन्होंने तीसरा जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मतलब कि विशेषाधिकार दिया, तो अंग्रेजों द्वारा जो बंबई में टकसाल ढाले जा रहे हैं, टकसाल का मतलब होता है सिक्का, क्या होता है, सिक्का, जो सिक्के ढाले जा रहे थे, इसने कहा, किसने, फर्रुख हसीर ने कहा कि अब वह संपूर्ण भारत पर लागू होगा, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में लागू होगा। ये तो बड़ी खुशखबरी थी भैया, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो जब इतना विशेषाधिकार मिल जाता है तो अंग्रेजों के लिए जो है कि पूरा रास्ता खुल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जानते 1757 बाद ये सब चीजें होती है, फिर आगे जाके 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, जो क्या करता है, अंग्रेजों की स्थिति को भारत में इतना मजबूत बना देता है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता के सामने जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई, सारी की सारी वापस चली गई, सारी की सारी धरी की धरी रह गई, ठीक है। और सर्वोच्च कौन बन गया, ब्रिटिश कंपनी, यानी कि अंग्रेज कंपनी, ठीक है। तो ये था अंग्रेजों के बारे में मेरे प्यारे, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं सनसनी मोड में, ठीक है, सनसनी मोड का मतलब वो तगड़े में। तो 31 दिसंबर 1600 को आते हैं, रानी एलिजाबेथ भेजती हैं 15 वर्षों का एकाधिकार दे करके। जेम्स प्रथम का जो दूत था वो था कैप्टन हाकिंस, भारत आता है 1608 ईस्वी में। कहा जाता है जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में ये बात करता है फारसी में, और जब फारसी बात करता है तो जहांगीर प्रसन्न होता है, तो इसको 400 का मनसब और खान की उपाधि देता है, और तथा साथ ही ब्रिटिश कंपनी लगाने के लिए अनुमति दे देता है। कहां पे, सूरत में, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, 1608 ईस्वी में सूरत में एक फैक्ट्री लगाते हैं, जो कि अस्थायी रूप से था, क्योंकि पुर्तगालियों का दबाव उसमें था। तो पुर्तगालियों के दबाव में आकर जहांगीर ने जो अनुमति दिया था फैक्ट्री लगाने को, उसको वापस ले लिया। तो जो सूरत में फैक्ट्री लग रही थी वो अस्थायी हो गई, यानी कि आधे पर ही रुक गया। फिर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में क्या किया भैया, एक कारखाना बनाया, ठीक है। लेकिन पुनः 1613 में इनको जहांगीर ने अनुमति फिर से दे दिया, तो इन्होंने क्या किया, सूरत में फैक्ट्री फिर से लगा लिया वर्ष 1613 में, ठीक है। फिर 1615 के समय में टॉमस रो आता है जहांगीर के दरबार में, और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने में सफल रहता है। फिर 1632 में गोलकुंडा राज्य से क्या होता है, ब्रिटिशों को सुनहरा फरमान प्राप्त होता है कि भैया आइए और गोलकुंडा राज्य में क्या करिए, मुक्त व्यापार करिए, स्वतंत्र व्यापार करिए, ठीक है। उसके बाद 1639 में फ्रांसिस डेन नामक व्यक्ति ने चंद्रगिरी के राजा से क्या करता है, मद्रास को पट्टे पर ले लेता है, और जब मद्रास को पट्टे पर लेता है तो 1640 में क्या करता है, मद्रास नगर बसा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1651 का समय आता है। 1651 में जो अंग्रेज थे ये लोग बंगाल में जाते हैं, बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं हुगली में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया, तो 1651 में किया, और कहां पर किया, तो हुगली में किया, ठीक है। इसके बाद आता है 1661 का दौर, जहां पे जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंसा, उनका विवाह होता है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। इसके उपलक्ष्य में चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज के रूप में मिलता है। फिर उन्होंने 1668 में क्या किया, बंबई को किसको सौंप दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कितने किराए पर, तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर सौंप दिया, ठीक।
जब बंबई को सौंप दिया गया था उस समय वहां का बंबई का गवर्नर कौन था? गेराल्ड आंगियर था, जिसने बंबई को आधुनिक बंबई शहर के रूप में बसाया। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1687 में। तो 1686 में, ठीक है, ये तो हो गया बंबई शहर को बसा दिया 1668। फिर 1686 ईस्वी में जो ब्रिटिश थे इनका सामना होता है मुगलों से। ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब से, और औरंगजेब क्या करता है, इनको खदेड़ के भगा देता है। कहां से? हुगली से। ठीक है, जी हाँ। उसके बाद आता है 1687 का दौर, और 1687 के दौर में अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी जो जब यहाँ से इनको भगाता है हुगली से औरंगजेब, तो ये क्या करते हैं, जो अपना सूरत होता है, सूरत में मुख्यालय था, सूरत से कहाँ लेके चले जाते हैं, बंबई में लेके चले जाते हैं। ठीक है, जी हाँ। उसके बाद 1690 में एक अंग्रेज था जाब चारनाक, इसने बंगाल के ही एक नवाब से, इब्राहिम खां, बंगाल का नवाब जो था 1690 में था इब्राहिम खां, तो उससे सूतानाती नामक गांव प्राप्त करते हैं और वहीं पर फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और 1696 में उस फैक्ट्री का क्या कर देते हैं, किलाबंदी कर देते हैं। और जब किलाबंदी करते हैं तो 1697 में उस किलेबंद कोठी का नाम रख देते हैं फोर्ट विलियम। और जब फोर्ट विलियम उस किलेबंदी का नाम करते हैं, तो फोर्ट विलियम का जो प्रथम प्रेसिडेंट था किसको बनाया गया, चार्ल्स आयर को बनाया गया। ठीक है, किसको बनाया गया, चार्ल्स आयर को। फिर उसके बाद प्यारे 1697 के समय में ही क्या होता है, एक बंगाल का नवाब दूसरा था जिसका नाम था अजीम उस्सान। क्या नाम था, अजीम उस्सान। इस बंगाल के नवाब अजीम उस्सान ने सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव थे, किसको सौंप दिया, जाब चारनाक को सौंप दिया। और जाब चारनाक ने इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर के एक नगर की स्थापना किया, जिसको आज हम किसके रूप में जानते हैं, कलकत्ता नगर के रूप में जानते हैं। ठीक है, किसने बसाया, जाब चारनाक ने। और ये जो फोर्ट विलियम है, चूंकि सुल्तानाती में है, तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, जो फोर्ट विलियम है, ये कहाँ पे है, तो कलकत्ता में प्यारे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमने देखा कि कलकत्ता शहर बस गया, बंबई शहर बस गया, मद्रास बस गया, तो अंग्रेजी सत्ता के 3 प्रमुख केंद्र हो गए। कौन, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। ठीक है, जो आगे जाके 3 प्रेसिडेंसियों के रूप में विकसित होते हैं। क्लियर, यहां तक हो गया था। उसके बाद हमने बात करा 1717 की, जहां पे फर्रुख हसीर का शासनकाल था। मुगल शासक था, वो मुगल शासक था। इसके दरबार में जॉन सुरमन आता है कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए। जॉन सुरमन कौन था, तो ये ब्रिटिश व्यक्ति था। इसको विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए जब आता है तो ये हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक को लेकर के आता है, क्योंकि जो फर्रुख हसीर था वो एक पीड़ा से कराह रहा था। तो हैमिल्टन ने फर्रुख हसीर को उस दर्दनाक जो बीमारी थी उसे क्या किया, मुक्ति दिला दी। और जब मुक्ति दिलाया तो आप लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो फर्रुख हसीर के लिए भी वही था। तो फर्रुख हसीर बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि उसका घाव ठीक हो गया था। तो इसने क्या किया, बहुत सारे विशेषाधिकार दे दिए, जिसमें 3 प्रमुख है। पहला ये कि भैया बंगाल में आप क्या कर सकते हैं, एकदम स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं, केवल 3000 रुपए एक मुश्त भुगतान करके। अगर आपको सूरत में व्यापार करना तो आप 10,000 रुपए एक मुश्त भुगतान कीजिए और पूरे सूरत में क्या करिए, व्यापार करिए, एकदम स्वतंत्र व्यापार करिए। और तीसरा चीज जो सबसे बड़ा विशेषाधिकार ये था कि इसने कहा कि भाई आप क्या करिए, जो आप टकसाल ढाल रहे हैं, जो सिक्के ढाल रहे हैं बम्बई में, उसको पूरे भारत में लागू करिए, पूरे मुगल साम्राज्य में आपका क्या रहेगा, लागू रहेगा। तो प्यारे ये होता है कि हमारा अंग्रेज। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डेन और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और उसके साथ साथ कर्नाटक युद्ध के बारे में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग देख लेते हैं किसको, डेनिस और फ्रांसीसी को। हमने पुर्तगालियों को देख लिया था पिछले वाले वीडियो में, और डच को देख लिया था। इसमें अभी हमने अंग्रेज को देखा, अब हम लोग देख लेते हैं डेनिस को और फ्रांसीसी को। ठीक है, ध्यान देना प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें डेनिस की, तो डेनिस से बहुत ज्यादा नहीं पूछता, मैंने शुरू में जो बताया था उतना इंपॉर्टेंट है कि 1616 में आए थे, और 1620 ईस्वी में इन्होंने अपना फैक्ट्री लगाया था भारत में। किस स्थान पर, तो तंजौर में। ठीक है, तंजौर कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, जी हाँ। फिर ये 1745 में अपना जितना भी इनका फैक्ट्री कुछ भी था वो अंग्रेजों के बेच बाच के यहाँ से चले गए थे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। देखिए, पुर्तगाली, अंग्रेजों, फ्रांसीसी, यही 3 जगह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि फ्रांसीसी हमारे देश में कब आए, भारत में कब आए, तो 1664 में आए। जब फ्रांसीसी भारत में आए तो फ्रांस का शासक कौन था, लुई 14वां था। यानी लुई 14वां के नेतृत्व में 1664 में क्या होता है, फ्रांसीसी भारत में आते हैं। और ये जो लुई 14वां था, इसका मंत्री कौन था, काल्बर्ट था। कौन था, काल्बर्ट।
ठीक है। तो लुई 16वां के मंत्री काल्बर्ट के नेतृत्व में, लुई 16वां नहीं, तो लुई 16वां ने तो भाई पूरा व्यवस्था किया था, लेकिन जो लुई 16वां का मंत्री था काल्बर्ट, इसके नेतृत्व में 1664 में भारत में आते हैं फ्रांसीसी। और जब भारत में फ्रांसीसी आते हैं प्यारे, तो अपना पहला फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं, तो 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो सूरत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो किस फ्रांसीसी के नेतृत्व में करते हैं, तो उसका नाम था फ्रांसिस कैरो। यानी कि जब फ्रांसीसी हमारे देश में आते हैं 1664 ईस्वी में, किसके नेतृत्व में आते हैं, यानी कि अगर आपसे ये पूछे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके नेतृत्व में गठित की गई थी, तो आप कहेंगे फ्रांस के शासक लुई 16वें के मंत्री, लुई 14वां ध्यान रखिएगा, ठीक है, XIV, ठीक है। लुई 14वां के मंत्री काल्बर्ट के नेतृत्व में क्या किया गया था, गठन किया गया था किसका, ब्रिटिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि 1664 में भारत आता है। और 1668 में फ्रांसिस कैरो, जिसको फ्रैंको कैरो भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है, तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया जाता है 1668 ईस्वी में। और 1669 ईस्वी में ही मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री भी ये लोग क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, कौन, फ्रांसीसी, ठीक है जी हाँ। फिर अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 1672 में जो फ्रांसिस मार्टिन आता है एक व्यक्ति, ठीक है, ये भी कहां का था, फ्रांस का ही था। तो 1672 में फ्रांसिस मार्टिन जो है बेलिकोंडापुरम के शासक या कह लीजिए नवाब कह लीजिए, ठीक है। तो जो बेलिकोंडापुरम का आप नवाब मत कहिए, बल्कि वहां का उस समय सूबेदार कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे, सूबेदार। तो जो बेलिकुंडापुरम का सूबेदार था वो कौन था, शेर खान लोदी। तो फ्रांसिस मार्टिन ने बेलिकुंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से पुर्दुचेरी नामक गांव को प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, पुर्दुचेरी नामक गांव को प्राप्त किया। और जब पुर्दुचेरी नामक गांव को प्राप्त किया तो यही पुर्दुचेरी नामक गांव आगे चल के किस नाम से जाने लगा, पांडिचेरी के नाम से, जिसको आज हम वर्तमान में पांडिचेरी या पुदुचेरी कहते हैं, ठीक है जी हाँ। उसमें क्या था, पुर्दुचेरी था, क्लियर है जी हाँ। तो प्यारे साथियों, पुर्दुचेरी नामक गांव कहां से प्राप्त हुआ था, तो बेल्लीकुंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी से प्राप्त किया गया था। किसने किया था, तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, ठीक है। तो पुर्दुचेरी का स्थापना हो गया। फिर उसके बाद 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से चंद्रनगर स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, जो बेलिकोंडापुरम के सूबेदार थे शेर खान, इनसे प्राप्त करके पुर्दुचेरी प्राप्त करके पांडिचेरी बनाया गया। फिर 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां थे, इनसे प्राप्त करके किस नगर की स्थापना किया गया, चंद्रनगर की। देखिए चंद्रनगर को याद रखिए, चंद्रनगर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां है, बंगाल में था, ठीक है। तो बंगाल में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की स्थापना किया, उसमें बंगाल का नवाब कौन था, शाइस्ता खां था, ठीक है। बेलिकुंडापुरम में क्या किया, पुर्दुचेरी यानी कि आज का पांडिचेरी या पुदुचेरी स्थापित किया। क्लियर है इतना, जी हाँ। कहानी की तरह टू द पॉइंट समझते हुए चलिए। 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर क्या किया, फिर से कब्जा कर लिया, ठीक है। आपको याद होगा डचों को 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने मार के खदेड़ दिया था भारत से, ठीक है। लेकिन कुछ बचे कुचे थे, ठीक है, जो बचे कुचे थे उन्होंने क्या किया, ये जो पुदुचेरी यानी पांडिचेरी बसाया गया था, इस पर 1693 में क्या कर लिया इन्होंने, अधिकार कर लिया, किस पर, पांडिचेरी में। किसने अधिकार कर लिया, डचों ने अधिकार कर लिया, ठीक है। देखिए अधिकार क्यों किया, क्योंकि ये जो डच थे और फ्रांसीसी थे, इनका जो विवाद था ये यूरोप में भी चल रहा था और उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा था, ठीक है जी हाँ। तो प्यारे, अब क्या होता है कि जब पांडिचेरी पर कब्जा कर लेते हैं डच, तो यूरोप में एक संधि होती है। कब होता संधि हुआ है, 1697 ईस्वी में। उस संधि का नाम क्या था, रिजविक की संधि। ये रिजविक की संधि भारत में नहीं होता है, भारत में डचों और फ्रांसीसियों के बीच में नहीं होता है। ये जो रिजविक की संधि होता है ये कहाँ होता है प्यारे, तो ये होता है यूरोप में, ठीक है जी हाँ। और जब रिजविक की संधि होता है तो पांडिचेरी फिर से किसको प्राप्त हो जाता है, फ्रांसीसियों को। यानी 1697, देखिए 1693 में कब्जा करते हैं डच पांडिचेरी पर, लेकिन 1697 में फिर फ्रांसीसियों को मिल जाता है, किस संधि के माध्यम से, तो रिजविक की संधि के माध्यम से। यह संधि कहां हुआ था, तो यूरोप में हुआ था, भारत में नहीं, ठीक है जी हाँ। जैसे ऐसे समझिए, जैसे कई बार होता है ना, अगर आप
परिवार के या फिर पटीदार के दो लोग रह रहे कहीं बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं और आपस में साथ साथ रह रहे हैं कि एक ही कमरे में, लेकिन अगर बाई चांस आपके घर पे गांव में आपके परिवारों में झगड़ा हो जाता है तो उसका प्रभाव वहां भी देखने को मिलता है। भाई रूम क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, फोन आ जाता है भैया तुम उसके साथ मत रहो, यहाँ से हट जाओ, वहां चले जाओ, वगैरह वगैरह हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक उसी प्रकार से यूरोप में सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसका प्रभाव देखने को भारत में भी मिल रहा था। ठीक है, तो पांडिचेरी पर फिर से किसका अधिकार हो गया, फ्रांसीसियों का, कब, 1697 में मिल गया। अब मैंने आपको बताया कि पुदुचेरी बसाया गया, चंद्रनगर बसाया गया, किसने बसाया था, तो फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था। तो फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था, इसीलिए फ्रांसिस मार्टिन को, ठीक है, क्या कह दिया जाता है, भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को वास्तविक संस्थापक कह दिया जाता है। यहाँ पे नहीं दिया गया क्या, लिखे नहीं क्या, लिखे तो हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रांसिस मार्टिन को क्या कहा जाता है, फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहाँ पे प्यारे, भारत में। ठीक है, और ये जो फ्रांसिस मार्टिन था ना, ये पांडिचेरी में ही फोर्ट लुई की स्थापना कर दिया था। ये भी एक किला था, जिस प्रकार से फोर्ट विलियम था ना, ठीक उसी प्रकार से ये क्या था, फोर्ट लुई था। फोर्ट विलियम कहाँ पे, कलकत्ता में। फोर्ट लुई कहाँ पे, पुदुचेरी में। ठीक है, फोर्ट लुई किसने बनाया, तो बनाया फ्रांसिस मार्टिन ने। फोर्ट विलियम किसने बनाया था, तो जाब चारनाक ने। याद है, सुतानाती में बनाया था ना, जी हाँ, तो इसको आपको याद रखना है। तो पांडिचेरी में ही क्या बनाया गया, फोर्ट लुई की स्थापना किया गया था। किसने किया था, मार्टिन ने किया था। और मार्टिन को ही, यानी फ्रांसिस मार्टिन को ही फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। ठीक है, जी हाँ प्यारे। अब इसके बाद 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर बनता है डुप्ले, यानी कि भारत में डुप्ले आता है फ्रांसीसी गवर्नर बन के। कब आता है, 1642 ईस्वी में आता है। और जब ये आता है तो इसका प्रभाव भारत में ज्यादा होता है, यानी कि ये जो अपना प्रभाव जमाना चाहता है, यानी कि ये विस्तार करता है अपने क्षेत्रों का। फ्रांसीसी क्षेत्रों क्या करता है, विस्तार करता है, जिसके माध्यम से फ्रांसीसी क्या हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रभावी हो जाते हैं भारत में। ठीक है, इनका दबदबा हो जाता है। आगे हम देखेंगे इनसे युद्ध भी होता है अंग्रेजों से। ठीक है, चूंकि दबदबा हो चुका था। तो 1742 में जब डुप्ले आते हैं तो इनके आने से क्या होता है, फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ता है। और इसी बीच धीरे धीरे जब बढ़ता है तो कुछ न कुछ बातों को लेकर के अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। और जो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होता है, युद्ध होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कर्नाटक युद्ध। अरे बोलो प्यारे, क्या, कर्नाटक युद्ध। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जानते हैं, तो प्यारे बच्चे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं तो अगर हम बात करें कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए, तो प्यारे बच्चे कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए अब तक। ठीक है, कितने, 3 कर्नाटक युद्ध। समझने का प्रयत्न करिएगा, चूंकि इसको कर्नाटक युद्ध इसलिए कह रहा है ना, क्योंकि ये जो तीनों लड़ाइयां लड़ी गई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में लड़ी गई थी। कहाँ पे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कर्नाटक युद्ध कहा गया। ठीक, अब अगर 3 कर्नाटक युद्ध था तो तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्यारे बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपसे। ठीक है, कर्नाटक युद्ध से भी। और ये जो फ्रांस के बारे में मैंने बताया, फ्रांसिस कैरो सूरत पहली फैक्ट्री, फिर 1669 में मसूलीपट्टनम दूसरी फैक्ट्री। अभी हम रिपीट कर देते हैं, फिलहाल इस पर फोकस करिए। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है बेटा, कब होता है, 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, अब जब 1746 से लेकर के 1748 में होता है तो इसका समापन कब होता है, तो 1748 में ही होता है। किस संधि के माध्यम से होता है, तो एक्स-ला-शापेल की संधि या फिर एक्स-ला-शॉपेल की संधि के माध्यम से होता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये जान लेंगे भैया, जो प्रथम युद्ध हुआ था इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था, युद्ध हुआ क्यों, कारण जान करके आप दंग रह जाएंगे। कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ये क्या है भाई, तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो फ्रांस के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ एक देश है, फ्रांस के जस्ट उत्तर पूर्व में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, इन्होंने अपनी पुत्री मारिया थेरेसा को, अपनी पुत्री
मारिया थेरेसा को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए घोषणा किया। तो भाई उस समय ऐसा कोई प्रथा नहीं था कि भाई पुत्री क्या होगी, राजा बनेगी, रानी बनेगी। ठीक है, कहां पे? यूरोप में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में। तो इसके द्वारा जब कहा गया भाई मारिया थेरेसा बनेगी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, तो फ्रांस इसका विरोध करता है। ठीक है, और जब फ्रांस विरोध करता है इसका, तो उधर से विरोध करने लग जाता है ब्रिटेन, अंग्रेज, क्योंकि ब्रिटेन में तो रानियां होती थी, महारानी रानी एलिजाबेथ आपने सुना ही है। तो ब्रिटेन किसका विरोध करने लग गया? फ्रांस का। और जब वहां पे फ्रांस और ब्रिटेन में नहीं बनती है, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है कहां पे? भारत में। तो भारत में जो फ्रांस और यानी कि फ्रांसीसी और ब्रिटेन वाले थे, यानी कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी थे, इनके बीच भारत में युद्ध हो जाता है। किसको लेकर के? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है। ये जो युद्ध होता है, ये जो युद्ध होता है, इसकी समाप्ति कब होती है? तो 1748 में होता है। किस संधि के माध्यम से? ए ला सोपेल की संधि के माध्यम से। अब ये जो संधि होता है, ये भी यूरोप में ही होता है, यहाँ पे भारत में नहीं होता। ठीक है, जी हाँ। लेकिन इससे जो संधि होता है, ये जो युद्ध होता है, इसमें फ्रांसीसी विजयी रहे थे। ठीक है, यानी भारत में फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। और ये जो युद्ध हुआ था, रुका था किस संधि के माध्यम से रुका था? तो ए ला सोपेल की संधि के माध्यम से रुका था। अब चूंकि फ्रांसीसियों की विजय हुई थी, अंग्रेजों को पच नहीं रहा था। ठीक है, फिर धीरे धीरे सोचते हैं कि भाई चलो युद्ध को हटाया जाए। लेकिन फिर अचानक द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या होता है? शुरू हो जाता है। देखो 46 से 48 तक चला, और 48 के बाद तुरंत 49 से ही 54 तक फिर क्या हो जाता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, और 1755 में क्या होता है? पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि के माध्यम से क्या होता है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम जाने इसके कारण के बारे में कि भाई द्वितीय जो विश्व युद्ध है, इसका क्या कारण था? ठीक है, तो इसका कारण था प्यारे बच्चे, इसका कारण यह था कि जो हैदराबाद है और कर्नाटक है, हैदराबाद और कर्नाटक, जो भारत में ये दो रियासतें थी ना, इनका कुछ आपसी मामला था, उत्तराधिकार का मामला था। तो इस मामले में हैदराबाद और कर्नाटक के मामले में कौन कूद गए? ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी कूदते हैं, तो फिर से इनके बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, जिसको हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध जो हुआ था 1749 से 1754 में हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा हुआ था 1755 में प्यारे। ठीक है, जी हाँ बच्चे। उसके बाद अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध की हम बात करें, अब तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1755 से स्टार्ट हो जाता है। 55 में संधि होता है, फिर 55 में यहां से स्टार्ट हो जाता है, 1763 तक चलता है। ठीक है, अब ये जो तृतीय अच्छा ध्यान देना, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, इसमें मतलब कि ये जो युद्ध था, इसमें बहुत निर्णायक युद्ध नहीं था, खाली संधि के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें ज्यादा फायदा किसको हुआ? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, और जो फ्रांसीसी थे उनका प्रभाव घटता है प्यारे। अब जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था, इसका जो मुख्य कारण था, यह था सप्तवर्षीय युद्ध। क्या? सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। किससे प्यारे? सप्तवर्षीय युद्ध। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध भारत में नहीं हो रहा था, ये भी यूरोप में हो रहा था। ठीक है, अब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है, उसका प्रभाव देखने को भारत में मिल रहा है। इसकी वजह से क्या शुरू हो जाता है? भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है। और इसकी जो समाप्ति होती है 1763 में होता है, जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है तब। ठीक है, लेकिन इसी बीच एक युद्ध होता है वांडीवास का। कौन सा युद्ध होता है? वांडीवास का। अभी तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है प्यारे, यानी जब तक सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त नहीं होगा, तब तक तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त नहीं होगा। तो इसी बीच 1760 में, 22 जनवरी 1760 में एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वांडीवास का युद्ध। ठीक है, इस वांडीवास का युद्ध में बड़ी भयानक युद्ध होती है। और इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया, यानी कि अंतिम रूप से हरा दिया। यहाँ पे फ्रांसीसियों की पूरी तरह से हार हो जाती है। और जब फ्रांसीसियों की हार हो जाती है, तो बचता कौन है? अंग्रेज बचता है। ठीक है, जब अंग्रेज बचते हैं, तो बाद में क्या हो जाता है? पेरिस की संधि हो जाती है। यानी कि ये जो पेरिस की संधि होती है 1763 में होता है। कब होता है? जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है तब होता है। और पेरिस संधि कहाँ होता है? पेरिस की संधि होता है बच्चे कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। ठीक है, जी हाँ। तो पेरिस संधि होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है भैया? पूरी तरह से फ्रांसीसी
खत्म हो जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। और बचता कौन है? केवल और केवल अंग्रेज बचते हैं, क्योंकि इसी वांडीवास युद्ध में फ्रांसीसियों को क्या करता है? निर्णायक रूप से हरा दिया जाता है। ठीक है जी हाँ। और अगर हम बात करें बच्चे कि ये जो वांडीवास का युद्ध था, ठीक है, क्या हो रहा है लाइट को, एक सेकंड बच्चे, चलिए ठीक है, खत्म है, ध्यान दे लेते हैं। तो ये जो युद्ध था, ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो किसने किया था अगर पूछे तो आयरकूट ने किया था, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व तो किसने किया था? तो काउंट द लाली ने किया था। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस युद्ध में फ्रांसीसियों की अंतिम रूप से निर्णायक रूप से पराजय हुई, तो वांडीवास के युद्ध में, ठीक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था बच्चे। कब हुआ था? 1760 में हुआ था बेटा, ठीक है। अगर बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध की, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1755 से 63 में हुआ था। 2 मिनट लेते हैं, इसको पूरा रिकैप कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी का गठन किया गया था। 1668 में फ्रांसिस कैरो द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। 1672 में फ्रांसिस मार्टिन ने बेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया और पांडिचेरी बसाया। 1673 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से चंद्रनगर नामक स्थान प्राप्त किया और चंद्रनगर बसाया। फिर 1693 में डचों ने क्या किया? पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1697 में रिजविक की संधि होती है, जिसके माध्यम से पांडिचेरी पुनः किसको प्राप्त हो जाता है? फ्रांसीसियों को प्राप्त हो जाता है। फ्रांसिस मार्टिन द्वारा पांडिचेरी में ही फोर्ट लुई की स्थापना की जाती है, जिस प्रकार से जाप चारनाक द्वारा कहा किया गया था? कलकत्ता में किया गया था फोर्ट विलियम की, या पांडिचेरी में क्या किया गया? फोर्ट लुई की। किसके द्वारा? फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर बन के आते हैं डुप्ले। इनके वजह से फ्रांसीसियों का जो प्रभाव है भारत में अधिक हो जाता है। फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध होता है, यानी कि जो संघर्ष होता है उसको क्या कहते हैं? कर्नाटक युद्ध कहते हैं। और ये कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, ठीक। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 46 से 48 तक। क्यों हुआ था? तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर के। किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो एला सॉपेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसमें विजयी कौन रहा? तो फ्रांसीसी। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754। 1748 तक ये हुआ था, 1749 से 1754 तक ये हुआ। ये पांडिचेरी संधि द्वारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, इसमें बहुत ज्यादा निर्णायक नहीं रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों चालू हुआ था? हैदराबाद और कर्नाटक में हस्तक्षेप करने की वजह से। कौन कौन हस्तक्षेप किया था? तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था पेरिस संधि द्वारा समाप्त होता है। ये 1757 से 63 तक चलता है। ये प्रभावित किससे होता है? इसका कारण क्या था इस युद्ध का? तो सप्तवर्षीय युद्ध था, ठीक है। ये धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन बीच में ही एक युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध। कब होता है? देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध तो यूरोप में चल रहा था ना, वहां चल रहा था। और यहाँ पे जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वो छोटे मोटे लेवल पे चल रहा था, ठीक। लेकिन वांडीवास का युद्ध भारत में होता है कब होता है? 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया? फ्रांसीसियों को पूरी तरह से एकदम हरा दिया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट द लाली। जब इसने यहाँ पे हरा दिया तो फ्रांस में क्या होता है? एक संधि होती है पेरिस में, जिसको कहते हैं पेरिस संधि। और इस संधि के द्वारा क्या होते हैं? फ्रांसीसी यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। और इसके बाद अंग्रेजियों की जो सर्वोच्चता है भारत में स्थापित हो जाती है। और जब स्थापित हो जाती है बच्चे, तो क्या करते हैं? ये जो फ्रांसीसी है, सॉरी अंग्रेज है, हमारे देश में 1947 तक राज करते हैं। 1947 के बाद जाते हैं, ठीक है। तो आगे वाले जो आज यहीं पे क्लास खत्म होता है। अगला जो क्लास पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, या तो हो सकता है मैसूर को पढ़ेंगे, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे, या फिर हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विजय को और सिख धर्म को। इन सब चीजों को पढ़ना है, पढ़ के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत कम लेक्चर में आपका आधुनिक इतिहास खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।